सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर जीएस का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और मैंने पहले बताया कि इसके तहत हम लोग सारगर्भित प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों को लेंगे जिससे आपके विषय की समझ विकसित हो और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है ना। केवल प्रश्नोत्तर श्रृंखला को चलाकर प्रश्न गिनाना और प्रश्नों को रटाना ये कदापि मेरा उद्देश्य नहीं है और न कभी रहेगा। हमारे इन प्रश्नों के सीरीज का मूल जो उद्देश्य है वो प्रश्नों के प्रति आपकी गहन समझ विकसित करना और एग्जामिनेशन में प्रश्नों को कैसे हल करें ये भी यहां हम लेके चलेंगे। कैसे हल भी किया जाए ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुक्का मारना एक कला है। मैं इस तुक्का मारने की जमकर भर्त्सना करता हूं। ठीक है, मेरा मानना है कि तुक्का मारने से बढ़िया है कि आप प्रश्न हल ही ना करें, आप अनुमान पे प्रश्न हल करें। तुक्का एक बहुत ही गलत शब्द हुआ जब आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अनुमान एक महत्वपूर्ण चीज, बल्कि आपको जान के आश्चर्य होगा, अनुमान ज्ञान की श्रेणी में आता है। ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है, इसकी श्रेणी में आता है। अनुमान आप लगाएं क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है आप प्रश्नों का अनुमान लगाएंगे। लेकिन तुक्का तो ऐसी स्थिति आपको बताई जा रही है कि जिसमें आप कुछ पढ़े ही ना फिर भी टिक लगा दे। ये बहुत गलत स्थिति है। आप अनुमान लगाएं प्रश्नों को हल करने के क्षेत्र में। बहुत लोग हैं वर्षों पढ़ते हैं और प्रश्नों को अनुमान पर हल करते है ही। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी ना आएंगे जो डायरेक्ट आप 150 प्रश्न आने 150 पढ़ा हो। कितना भी आप पढ़ लें, आधे प्रश्न आपको बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे और आधे प्रश्नों पे आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको तुक्का नहीं कहा जाएगा। तुक्का मेरे अनुसार से बहुत गलत शब्द है और इसका प्रचार विद्यार्थियों में होना भी नहीं चाहिए। मेरे अनुसार से अनुमान तो ज्ञान की श्रेणी में है। आप अगर फिलॉसफी पढ़े, दर्शन पढ़े, तो बहुत सारे लोगों ने अनुमान को ज्ञान की श्रेणी में माना है, ज्ञान प्राप्ति का एक। तो मैं आपके अंदर, अच्छा, वो अनुमान भी आपके ज्ञान से आता है। जब आप बहुत दिनों तक स्तरीय अध्ययन कर लेते हैं तो आपके जो नींव है वो बहुत गहन तक चली जाती है और उसी नींव पर बहुत सारे आप अनुमान लगाते हैं और वो सही हो जाता है, सटीक सही हो जाता है। तो अनुमान का प्रयोग करिए, लेकिन वो गहन अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, यही कोशिश हमारी यहां रहेगी। तो पहला प्रश्न आज हम लेते हैं, किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। बहुत बड़ी बात, ये इतिहास का प्रश्न है। किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? अब आप ये प्रश्न को अगर आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या भारत में महिलाओं को इतना स्वतंत्रता था कि वह कुश्ती में, रेसलिंग में भाग लेती थी? नंबर ए, बहमनी साम्राज्य। नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। नंबर सी, चोल साम्राज्य। नंबर डी, गुप्त साम्राज्य। अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है और किसी भारतीय साहित्य में ये लिखा रहता तो ठीक है, विदेशियों ने इसके बारे में बताया और हमारे देश में आप जान ही रहे हैं कि अपने प्रमाण से ज्यादा लोग, ये दुर्भाग्य है कि अपने प्रमाण से ज्यादा विदेशियों के प्रमाण को मानते हैं। अगर किसी विदेशी ने कह दिया हाँ ये फला सही है, आज हमारे अर्थव्यवस्था की रेटिंग, हमारे भ्रष्टाचार की रेटिंग, हमारे गरीबी की रेटिंग, हमारे अर्थव्यवस्था के मजबूती की रेटिंग सब विदेशी एजेंसियां दे रही हैं।
कितना दुर्भाग्य की बात है, हमें अपने रेटिंग में विश्वास नहीं है। हमें अपने समस्याओं का हल करने के लिए विदेशियों से अपील करना पड़ा। अरे भाई, हम सक्षम कम हैं क्या कि विदेशियों से अपील करें? लेकिन ये सब चल रहा है। तो फिर वही बात मैं उसी शब्दों में आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में विदेशियों ने बताया, और इसका प्रश्न का उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं नृत्य, कला, संगीत में तो अग्रणी थी ही, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त ही थी, लेकिन इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं दंगल में, कुश्ती में भी भाग लेती थी। यह भारतीय संस्कृति की उच्च कोटि का प्रमाण है, उच्चता का प्रमाण है कि महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता थी कि रेसलिंग में, कुश्ती में, दंगल में वो भाग ले सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? नंबर 2, इलिटरेट। भारत का वह कौन सा मुगल सम्राट था, कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था? अनपढ़ था, इलिटरेट। नंबर ए बाबर, नंबर बी हुमायूं, नंबर सी अकबर, और नंबर डी जहांगीर। अब अगर बाबर को देखा जाए तो बाबर ने बाबरनामा भी लिखा, तुझके बाबरी, तो बाबर जाहिर सी बात अनपढ़ नहीं होगा। हुमायूं के बारे में कहा जाता है ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष का बहुत ज्यादा विश्वास पात्र, और कुछ लोग तो कहते हैं कि किताबें के लिए वो बहुत ज्यादा लालायित रहता था, ज्योतिष के अनुसार अपने वस्त्र भी पहनता था। तो हुमायूं के विद्वता में संख्या नहीं सकती है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी ही है। तो बचा कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको भारत का सबसे महान मुस्लिम शासक भी कहा जाता है और सबसे महान मुगल सम्राट भी कहा जाता है। और संजोग की बात थी कि वो अनपढ़ था। तलवार के खनक में साम्राज्य विजय के क्रम में अकबर को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हिंदुस्तान पुनर्विजय के दौरान अकबर ने हुमायूं ने बहुत सारे गुरुओं की नियुक्ति की उसके लिए। बैरम खां स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था जो उसका संरक्षक था। अब्दुल लतीफ जैसे गुरु उसके लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी अकबर की शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो सकी। और हालांकि जितनी रणनीतियों को भारत में अकबर ने प्रयोग किया, एक राजपूत राजा के विरुद्ध उसने राजपूत राजा को ही खड़ा किया और उन्हीं राजपूतों को स्वामी भक्त बनाकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। तो रणकौशल में, कूटनीति में बहुत अग्रणी था। लेकिन जनरली अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो अकबर एक अनपढ़ सम्राट था। ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था? नंबर 3 है, भारत का संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा था? कुल कितना समय लगा था? तो मैं इस प्रश्न को थोड़ी सा अलग ढंग से पूछूंगा, वो नहीं पूछूंगा जो आप लोग बिल्कुल रटे हैं। ठीक है ना। ए 2 वर्ष, नंबर बी 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम, 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम, 3 वर्षों से कम। नंबर सी 3 वर्षों में
3 वर्षों में, देख लीजिए प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, आपको चक्कर में डाल सकते हैं। 3 वर्षों से अधिक की अवधि में, 3 वर्षों से अधिक की अवधि में थोड़ी सा राइटिंग हमारा कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप लोग लेक्चर पे ध्यान दें। हमारा उद्देश्य है कि आपके दिमाग में खनक पैदा कर देना, एक रुझान पैदा कर देना प्रश्नों के प्रति, ये ज्यादा जरूरी है। तो राइटिंग गड़बड़ है, कोशिश करें पढ़ें, लेकिन आंसर मैं खुद भी बोल रहा हूं। अब प्रश्न यहां इतना सरल नहीं है। अब चूंकि आप लोग या अन्य लोग क्या रटे रहते, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लेकिन यहां मैंने शब्दों में पूछा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष 3 वर्षों में, तो बहुत लोग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 3 वर्ष बोल देंगे, 3 वर्षों से अधिक। लेकिन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये 2 वर्ष से अधिक है किंतु 3 वर्ष से कम है। तो कौन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आप जब आप प्रश्नों को हल करें तो उन प्रश्नों के बारे में जरूर सोचें कि क्या और भी तरीके से, देखिए कम पढ़े ज्यादा सोचे, ये कहावत है। अपने मन में एक रुझान पैदा करें विषय के प्रति, ठीक है ना, जुड़ाव पैदा करें विषय से, अलगाव मत रखें विषय से। जिस विषय से पढ़ें आप उनके प्रति अलगाव मत रखें। जब जुड़ाव रखेंगे तो देखिएगा आपके जो प्रश्न है वो बहुत सरल हो जाएंगे, इजीएस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय इसको लगे, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? चौथा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि का नाम क्या है? यानी कौन सी जलराशि या कौन से जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच अलगाव पैदा करती है या दोनों को अलग करती है? नंबर ए ग्रेट चैनल, नंबर ए ग्रेट चैनल, नंबर बी 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, नंबर सी पाक जल संधि, पाक जल संधि, और नंबर डी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो चौथे क्वेश्चन का जो है वो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि का नाम क्या है? ग्रेट चैनल अलग करता है क्या भारत पाकिस्तान को, सॉरी भारत श्रीलंका को? 8 डिग्री चैनल क्या भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? कौन है जो भारत और श्रीलंका को भूमि के स्तर पर अलग करता है, समुद्री जलराशि? तो इसका उत्तर है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जमीनी स्तर पर, ये एक जलराशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इस प्रश्न को यह भी पूछ सकता है कि कौन सी जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार खाड़ी से यही जोड़ती है, पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है ना, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने में पाक जल संधि का हाथ है,
और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने में भी इसी का हाथ है। एक साथ आप कई प्रश्न इसके अंदर हो, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न थोड़ी सा आश्चर्यजनक मैंने जीके का स्तर पे लिया हुआ है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं, निम्न में किस वैज्ञानिक ने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे जीके के प्रश्न भी दे देते हैं शुद्ध जनरल नॉलेज से, लेकिन अब ये प्रश्न ये आपको भले जीके के प्रश्न, लेकिन कभी कभी निर्णायक साबित हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर से सिलेक्शन उगता है तो हाँ ये तो निर्णायक हो जाएंगे। तो नंबर ए मैडम क्यूरी, नंबर बी आइंस्टीन, नंबर सी पियरे क्यूरी और नंबर डी न्यूटन। अब इसमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने 2 विभिन्न विषयों पे, एक विषय की बात नहीं हो रही है, बहुत लोग एक विषय भी पाए हैं, 2 विभिन्न विषयों के। तो इसका उत्तर है मैडम क्यूरी जिनको रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी घटना की खोज के लिए भी इन्हें जाना था, रेडियो एक्टिविटी काज के लिए। तो मैडम क्यूरी ने 2 विभिन्न विषयों में, ठीक है ना, 2 नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति की। एक 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए थोड़ी सा एक उत्सुकता भरा प्रश्न है, एक नोबेल पुरस्कार ही पाना कठिन है, यहां 2 नोबेल पुरस्कार। 1903 में भौतिक विज्ञान में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया मैडम क्यूरी ने। ये वही मैडम क्यूरी हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी के घटना को प्रकाश में लाने के लिए जाना जाता है। और दूसरा 1911 में रसायन विज्ञान के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहां प्रस्तुत किया, उनका सारगर्भित विश्लेषण प्रारंभ आपको बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट सीरीज में हम फिर नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।